बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 अदर एरियाज़ ऑफ IFRS, जिसमें IFRS 8, IAS 10 और IAS 37 है। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट बी वैलिड रीज़न फॉर रिकॉर्डिंग प्रोविजन। ठीक है, यानी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है तो कुछ रीजंस होंगी तो फिर ही प्रोविजन रिकॉर्ड की जाएगी। तो वो कह रहा है इसमें कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो वैलिड नहीं है कि हम उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करें। ठीक है, पहले में वो कह रहा है अ कंपनी हैज़ पॉलिसी ऑफ क्लीनिंग अप एन एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन काज्ड बाय इट्स ऑपरेशंस बट इट इज़ नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू डू सो। कि जो कंपनी की ये पॉलिसी है कि अगर कुछ भी वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी तो उसके ऑपरेशन से तो उसको क्लीन करेगी, साफ़ करेगी। ठीक है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है। तो जब कंपनी की एक पॉलिसी होती है और कंपनी ये रेगुलर करती आ रही होती है तो एक कंपनी का इस बात पे नाम बना होता है कि कंपनी करेगी ही करेगी, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। ठीक है, बी में कह रहा है अ कंपनी इज़ लीजिंग एन ऑफिस बिल्डिंग for which it has no further use, however it is tied into lease for another year। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, चाहे वो यूज़ करे या ना करे ऑफिस, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, कंपनी इज़ क्लोजिंग डाउन अ डिवीजन, एक अपना डिवीजन क्लोज कर रही है कंपनी। द बोर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड डिटेल्ड क्लोजर प्लान विच हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर कस्टमर और एम्प्लॉयज़ को प्लान के बारे में बता दिया जाए तो फिर ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको कंप्लीट करना होता है। तो इस वजह से जब बता देते हैं तो फिर ये प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ए में भी करेंगे, बी में भी करेंगे और सी में भी करेंगे। डी में कह रहा है अ कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ मशीन which requires a major overhaul every 3 years. The cost of the first overhaul is roughly estimated at ₹1.2 million। ठीक है, यहाँ पे मेजर ओवरऑल है तो हर 3 साल बाद, तो जब मेजर ओवरऑल होता है तो उसको हम कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, दोबारा कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं 3 साल बाद, जब भी वो एक मेजर कॉस्ट लगेगी ना जब, तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इस वजह से इसमें प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा पहले का डी। प्रोविजन इसमें चौथे में रिकॉर्ड नहीं करनी होती, इसमें जब 3 साल बाद जब हम वो कॉस्ट इनकर करते हैं तो उसको कैपिटलाइज करते हैं एसिड की कॉस्ट में। अब MCQ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 37 प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है कंस्ट्रक्टिव में भी और लीगल ऑब्लिगेशन में भी, दोनों में प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सेकंड में कह रहा है डिस्काउंटिंग में बी यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो जाहिर सी बात है डिस्काउंटिंग करते हैं हम जब भी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। अगर बाद में प्रोविजन के पैसे कॉस्ट इनकर करनी होगी तो उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना होता है, डिस्काउंट करना होता है। तो 2 भी ठीक है। आगे थर्ड में कह रहा है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मस्ट इंक्लूड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ। वो कह रहा है जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है उसमें क्या क्या आना चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ। तो ये कॉस्ट उसमें नहीं आ रही होती, इसमें हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते मतलब। ठीक है, 4 में कह रहा है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में ओनली बी मेड व्हेन द कंपनी हैज़ डिटेल्ड प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड हैज़ कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज अ फर्म इंटेंशन टू कैरी आउट। तो ये हमने पिछले एपिसोड में भी देखा है कि जब कंपनी ने एक प्लान बना लिया होता है और ख़ास करके उसको कम्युनिकेट कर दिया होता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट कर दे या जो भी उससे रिलेटेड पार्टी है उसके साथ कम्युनिकेट कर दे, तो फिर ये कंपनी की प्रोविजन बन जाती है और फिर कंपनी को ये करना पड़ता है, कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, इस वजह से प्रोविजन कोड करनी पड़ती है। तो ये भी ठीक है 4। 5 में कह रहा है ऑल 4, अच्छा ये ए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो कि उसने बी में बता दिया। आगे MCQ नंबर 3,
TL year end is 30 September 2014 and the following potential liabilities have been identified. Year end at 30 September. Which two of following should TL recognize as liabilities as at 30 September 2014? वो कह रहा है 30 सितंबर 2014 को कौन सी दो चीज़ें जो है वो TL को एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है। पहले में कह रहे हैं द साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर 2014, सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि नॉन कैंसलेबल है। टू सप्लाई गुड्स इन द फॉलोइंग ईयर ऑन विच ड्यू टू प्राइसिंग एरर अ लॉस विल बी मेड। ठीक है, यहाँ पे बाद में लॉस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें हमें पता होता है कि अब लॉस होगा, तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको जब हमें पता चलता है कि लॉस होगा उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो उसी वक्त यहाँ पे कंपनी एज अ लायबिलिटी इसको रिकॉर्ड करेगी। तो एक तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट बी में कह रहा था कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन विच वाज अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त बट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड या कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज और नॉन पब्लिकली। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, बोर्ड ने अप्रूव कर दी है, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगी तो ये कंपनी पे लायबिलिटी कंपनी की नहीं बनेगी। हमने पीछे भी पढ़ा, पीछे बल्कि दोनों एमसीज में ये बात आई है कि जब वो कम्युनिकेट कर देगी तो फिर उसको प्रोविजन या लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उसने कम्युनिकेट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे एज अ लायबिलिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। सी में कह रहा है एन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर TL हैज़ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी इन फोरसेबल फ्यूचर। तो ये जो डेफर्ड टैक्स आया तो इसको भी एज अ लायबिलिटी वगैरह रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो सी भी आ जाएगा। डी में कह रहा था बैलेंस ऑन द वारंटी प्रोविजन विच रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स फॉर विच देयर वर नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड हुज वारंटीज हैज़ एक्सपायर्ड बाय 30 सितंबर 2014। तो जब वारंटी एक्सपायर होगी और कोई क्लेम नहीं है आउटस्टैंडिंग तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी। तो इसका ए और सी हो जाएगा। आगे फोर्थ में कह रहा है Iron Limited deals extensively with foreign entities and its financial statements reflect these foreign currency transactions. After SFP statement of financial position date and before the date of authorization of issuance of financial statements, there were abnormal fluctuation in foreign currency rates. It should. वो कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के बाद और डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हो गया है फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे। पहले में कह रहा है एडजस्ट द फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंस टू रिफ्लेक्ट एबनॉर्मल एडवर्स फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो जाहिर सी बात है फ्लक्चुएशन बाद में हुई है तो इस वजह से अभी इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, बी में कह रहा है एडजस्ट द फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंस टू रिफ्लेक्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बैलेंस को एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडजस्ट नहीं करना क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाद एबनॉर्मल चेंज आया है। तीसरे में कह रहा है डिस्क्लोज द पोस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इवेंट इन द नोट्स एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये ठीक है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और इसका इफेक्ट मटेरियल आ रहा है तो इस वजह से इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। फोर्थ का हो जाएगा सी, इग्नोर द पोस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इवेंट। तो इग्नोर नहीं करना, हमने इसको डिस्क्लोज करना है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ एसएल। SL operates a chemical plant which has polluted the surrounding countryside. The board of directors has decided to clean up the environment damage. This decision has been published in local press on 15 June 2018. ठीक है, ये पब्लिश हो गया लोकल प्रेस में 15 जून 2018 को, यानी अब इसको कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा एज अ प्रोविजन। However, SL is not legally required to clean up the environmental डैमेज। तो
तो जब उसने लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, लेकिन उसने कंपनी की अपनी पॉलिसी थी, और जब कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया, तो जब कम्युनिकेट कर दिया तो फिर इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। बी में कह रहा है एसएल हैज डिसाइडेड टू क्लोज डाउन वन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट, हाउ डिसीजन वाज मेड पब्लिक आफ्टर 30 जून। यहाँ पे जो डिसीजन है वो पब्लिक को बताया नहीं गया, ठीक है, अनाउंस नहीं किया गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ for the year ended 30 June 2018, SL should recognize a provision for best estimate of cost। वो कह रहा है प्रोविजन रिकॉर्ड करनी, कौन सी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, should recognize a provision। तो यहाँ पे पहले में प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है और दूसरे में नहीं करनी। रीज़न एक ही है कि पहले में उसने जो उसने अपना कहा था कि चेंज क्लीन अप एनवायरमेंटल डैमेज करेगा, उसने कम्युनिकेट कर दिया पब्लिक में, ठीक है, और दूसरे में उसने अनाउंस नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया पब्लिक को, तो इस वजह से पहले में प्रोविजन रिकॉर्ड होगी और दूसरे में नहीं होगी। आगे एमसीक्यू नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग इवेंट अराइजिंग आफ्टर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। वो कह रहा है कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर विच शोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट। तो ये पहला ही एडजस्टिंग इवेंट आ गया, ठीक है, या फ्रॉड और एरर आ जाए जिससे पता चल रहा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये सही होंगी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, इसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इंक्रीज नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड होती है, ठीक है, और नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, एरियाज के हिसाब से हो सकते हैं या उसके ऑपरेशंस के हिसाब से हो सकते हैं सेगमेंट्स। एनेबल यूजर्स टू सी एंड अंडरटेकिंग थ्रू आई ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी ठीक है। आगे कह रहा है एनेबल एंड अंडरस्टैंडिंग टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये भी ठीक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट में ये इन्फॉर्मेशन भी बता रही होती है ऑपरेटिंग सेगमेंट। एनेबल एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट में पता चल रहा होता है हमें। 4 में कह रहा है एनहांस कंसिस्टेंसी विद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और अदर एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर। तो ये सारा कुछ अभी तक जो उसने बताया वो सब ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हमें बता रही होती है चीज़ें, ठीक है। 5 में कह रहा है प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस। तो सारी सी बात है, परफॉर्मेंस के बारे में सब जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनका हमें पता चल रहा होता है। जैसे अगर एरिया वाइज उसने सेगमेंट बनाए हुए हैं तो एरिया वाइज हमें पता चल रहा था कि इस एरिया की क्या परफॉर्मेंस है, इस एरिया की क्या परफॉर्मेंस है, इस एरिया की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। आगे 6 में कह रहा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस्ड स्टाफ। तो ये तो जारी सी बात है नहीं होता, रिड्यूस स्टाफ के बारे में उसने नहीं लिखा होता ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में, तो 6 नहीं होगा और पहले 5 होंगे। तो ये उसने कहा है डी में, ठीक है। 7 का हो जाएगा डी, जिसमें 1 से लेके 5। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, an operating segment is a component of undertaking that engage in business activities from which it may earn revenue and incur expenses। ठीक है, तो ये बात ठीक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, जिसमें से कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बिजनेस रेवेन्यू अर्न कर रहा होता है या एक्सपेंस इनकर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ठीक है। बी में कह रहा है whose operating results are regularly reviewed by undertaking chief operating decision makers to make decision about resources to be allocated to segment and assess its performance। तो ये बात भी ठीक है कि जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है, ठीक है, बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ताकि उसके हिसाब से डिसीजन किए जा सकें कि इस पर कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं। सेकंड भी ठीक है। थर्ड में कह रहा है फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर अपने कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को अलग करना है, रिपोर्टिंग सेगमेंट बनाना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी अलग इन्फॉर्मेशन डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो
अलग सेगमेंट के तौर पे उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो पहले तीनों ठीक हैं। फोर्थ में कह रहा है विच इज़ टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। तो ये ऐसा नहीं होता, टैक्स इकट्ठा भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर ऑपरेशन के हिसाब से कोई भी कंपनी बांटे सेगमेंट्स को, तो उन सब का टैक्स तो इकट्ठा ही देगी, ठीक है। तो इसमें फोर्थ गलत है, बाकी तीन ठीक है। एट्थ में जिस मुझे बी में कह रहा है 1 2 3। आगे एमसी नंबर 9 में कह रहा है अ कंपोनेंट ऑफ अंडरटेकिंग दैट सेल्स प्राइमरली और एक्सक्लूसिवली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ अंडरटेकिंग। मेरा या तो प्राइमरली या एक्सक्लूसिवली दूसरे सेगमेंट्स को जो है ना वो सेल कर रहा हो, तो इट मस्ट बी क्लास्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, it is included as an operating segment if undertaking is managed that way, it is included as an operating segment if management so desires। तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट तो बन सकता है, लेकिन ये तब बनेगा जब अंडरटेकिंग को उस तरह मैनेज किया जा रहा हो, ठीक है। तो वो बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हो। ऑपरेटिंग सेगमेंट की मैनेजमेंट की डिज़ायर पे नहीं होगा, ये वैसे होगा अगर इफ़ अंडरटेकिंग इज़ मैनेज्ड दैट वे। 9 का हो जाएगा सी। आगे एमसी नंबर 10 IFRS 8 शैल अप्लाई टू। IFRS 8 किस पे अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनीज पे, ठीक है। तो ये तो सिंपली आ जाएगा लिस्टेड कंपनीज। 10 का हो जाएगा सी, जिसमें लिस्टेड कंपनीज हो गया। 12 में कह रहा है, तो 11 में कह रहा है एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर विच इट हैज़ येट टू अर्न रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ऑपरेशंस एंड इट। तो वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट तब भी हो सकती है जहाँ जो उसने अभी तक रेवेन्यू ना अर्न किया हो, तो ये बात ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ऑपरेशन स्टार्ट हो एंड इट will be reporting segment before earning revenue, it may be reportable segment before earning revenue, will not be reportable segment before earning revenue, none of these। पहले में कह रहा है it will be और दूसरे में कह रहा है it may be। तो अगर क्राइटेरिया मीट हो तो ये रिपोर्टिंग सेगमेंट होगा, ठीक है। बाकी 10% रूल्स है, एक रेवेन्यू का है, उसके अलावा एसेट्स का भी है, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस का भी है, तो लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज़ कब होगा? अगर क्राइटेरिया मीट हो। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। इट विल भी नहीं आएगा, इट मे भी आएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे एमसी नंबर 12 में कह रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस। तो ये एलोकेट हो सकता है रीजनेबल बेसिस पे, ठीक है। तो इसका 12 का ए हो जाएगा। लेकिन बात एक थॉट ये भी है कि इसको एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस बेस पे इसका आंसर बी भी हो सकता है कि मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट, हेड ऑफिस को अलग रखें, ठीक है। तो उसमें ये बी भी हो सकता है। अच्छा, अब एमसी नंबर 13 एमसी नंबर 13 टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में बी एग्रीगेटेड इनटू सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स को एक सेगमेंट में एग्रीगेट करना। इफ़ एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद कोर प्रिंसिपल ऑफ IFRS 8, द सेगमेंट हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेगमेंट्स आर सिमिलर इन ईच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट सिमिलर होने चाहिए? द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये जाहिर सी बात है होना चाहिए। सेकंड में कह रहा है द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये भी ठीक है। सी में कह रहा है द टाइप्स और क्लास ऑफ क्लाइंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। द मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विसेज, तो ये भी सही है, ठीक है। ये सारे सेम होंगे तो इस बेस पे किया जा सकता है सेगमेंट को अलग। 5 में कह रहा है इफ़ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज, तो ये भी ठीक है। पांचों की बेस पे ऑपरेटिंग सेगमेंट को सेग्रीगेट किया जा सकता है।
जिसमें कह रहा है स्टाफ नंबर्स, तो स्टाफ नंबर्स ही बेस पे नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाकी सब चीज़ों पे बेस किया जा सकता है। तो 13 का हो जाएगा 1 से लेके 5 तक, ऑल नहीं 6 के अलावा, ठीक है, जो कि उसने बता दिया ऑप्शन नंबर डी में 1 to 5। आगे एमसी नंबर 14, विच टू ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स which occur after reporting date of an entity but before financial statement are authorized for issue are classified as adjusting event in accordance with IAS 10 events after reporting period। वो कह रहा है कौन सा जो इवेंट है वो एडजस्टिंग होगा, हुआ ईयर एंड के आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुआ है, ठीक है, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुआ है, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज नहीं हुई। A change in tax rate announced after reporting date but affecting the current tax liability, ठीक है, तो ये जो है अनाउंस बाद में हुआ है, लेकिन इस दफ़ा की भी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट टैक्स लाइबिलिटी उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये चूँकि बाद में अनाउंस हुआ है इस वजह से ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, ठीक है। बी में कह रहे हैं अ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड विच हैज़ अकर ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पीछे भी आया था कि जो फ्रॉड है वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, तो एक तो यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रॉड एडजस्टिंग इवेंट। सी में कह रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एन आइटम ऑफ प्लान सोल्ड बिफोर ईयर एंड, तो ये बिफोर ईयर एंड से सेल हुई है, तो इस वजह से ये भी एडजस्टिंग इवेंट होगा। डी में कह रहा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बाय फायर, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, ईयर एंड के बाद अगर फायर हुई है, फायर की वजह से कोई भी डिस्ट्रक्शन हुई है, कोई भी लॉस हुआ है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। आगे एमसी नंबर 15 में कह रहा है इन अ रिव्यू ऑफ इट्स प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंटिटीज असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, प्रोविजन के हिसाब से जो अकाउंटेंट है उसने दर्ज झैल जो है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रिकमेंड किए हैं, सजेस्ट किए हैं। Based on past experience, rupees 200,000 provision for unforeseen liabilities arising after year end, तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाए, ठीक है, या प्रोविजन रिकॉर्ड की जाए, तो इसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग सजेस्टेड ट्रीटमेंट इज़ परमिटेड बाय IFRS स्टैंडर्ड्स, कौन सी परमिट है, तो पहली नहीं है। 2 में कह रहा है द पार्शियल रिवर्सल ऑफ अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन एन आइटम ऑफ प्लान बिकॉज द एस्टिमेट ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स, तो अगर इंक्रीज़ हो गया तो फिर रिवर्सल पीछे वाला नहीं हम करते, ठीक है, पीछे जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी उसको रिवर्स नहीं करना होता, जब एस्टिमेट चेंज हुआ उससे आगे उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो पीछे रिकॉर्ड हो चुकी है वो वैसे ही रहने देंगे। तो पहले दूसरे में से कोई भी नहीं है जिसमें प्रोविजन रिकॉर्ड की जा सके। 3 में कह रहा है प्रोवाइडिंग ₹1 million फॉर डेफर्ड टैक्स एट 25% रिलेटिंग टू ₹4 million डिवैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मार्च 2015 इवन तो एंटिटी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी इन नियर फ्यूचर, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स है जो कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से हुआ है, तो इसको हम एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा बी, और 15 का ये ऑप्शन नंबर 3 है, जो 3 सही है, तो ये 3 उसने बताया डी में सही। आगे एमसी नंबर 16, CL is being sued by a customer for ₹2 million for breach of contract over a cancelled order. CL has obtained legal opinion that there is 20% chance that CL will lose the case, ठीक है, 20% चांस है कि CL जो केस को है वो लॉस कर देगा, हार जाएगा केस में। अकॉर्डिंगली CL हैज़ प्रोवाइडेड ₹400,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, ठीक है, क्लेम में उसको 400,000 पे करना है। द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द एक्शन आर एस्टिमेटेड एट ₹100,000। अनरिकवरेबल जो लीगल कॉस्ट है एक्शन को डिफेंड करने के लिए वो 100,000 एस्टिमेट हो चुकी है। They have not been provided for as the case will not go to court until next year। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि
अभी तक जो लीगल कॉस्ट है वो इनकर नहीं हुई, क्योंकि अभी तक केस कोर्ट में नहीं गया। अनटिल नेक्स्ट ईयर केस कोर्ट में नहीं गया। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन मेड बाय सीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऐसे है कि क्योंकि अभी तक कोर्ट में केस गया ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है अभी तक हम उसको डिफेंड करने के लिए जो भी कॉस्ट लगनी है उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो 16 का वैसे ही ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आगे एमसी नंबर 17। एमसी नंबर 17 में वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर पीएल एक्वायर्ड एन आयरन और माइन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹600 million. In addition, when all the ore has been extracted, estimated 10 years life, the company will face estimated cost for landscaping the area affecting the by mining that have present value of 200. These costs would still have to be incurred even if no further ore was extracted. ठीक है, at which amount the mine should be recognized. तो यहाँ पे किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज किया जाएगा? एक तो 600 कोस्ट जो उसने एक्वायर करने के लिए लगाई थी, और एक 200 जो उसने बाद में लगानी है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये दोनों का सम आ जाएगा 600 प्लस 200, तो आ जाएगा 800। 17 का हो जाएगा 800 मिलियन, जो क्या है 600 प्लस 200। आगे एमसीक्यू नंबर 18। TL is preparing its financial statement for the year ended 30 September 2017. TL is facing a number of legal claims from its customer with regard to a faulty product sold. ठीक है, कोई चीज़ फाल्टी थी, ख़राब थी, जिसको सेल किया, उसकी वजह से काफ़ी लीगल क्लेम आ रहे हैं। The total amount being claimed, so the total amount being claimed is ₹3.5 million. TL's lawyer say the customer have 80% chance of being successful. 80% चांस है कि कस्टमर सक्सेसफुल होगा और ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी कंपनी को। अकॉर्डिंग टू IAS 37, व्हाट अमाउंट इफ़ एनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट इन TL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2017। वो कह रहा है कितनी अमाउंट उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एज अ लायबिलिटी या एज अ प्रोविजन। तो यहाँ पे चूँकि एक तो पास्ट इवेंट हुआ है जिसकी वजह से अमाउंट पे करनी पड़ रही है, उसने चीज़ें फाल्टी सेल की हैं, और दूसरा यहाँ पे उसके लॉयर ने बताया है कि 80% चांसेस हैं कि इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 80% चांसेस का मतलब है कि जो लायबिलिटी है वो प्रोबेबल है, मोर लाइकली है। ठीक है, लाइकली है, कंफर्म तो जाहिर सी बात है 100% उसने नहीं कहा, लेकिन लाइकली है। तो जब लाइकली होती है और लायबिलिटी होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका पूरी की पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 3.5 मिलियन। आगे एमसी नंबर 19 में कह रहा है AL हैज़ अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2014। ऑन 15 दिसंबर 2014 द डायरेक्टर्स पब्लिकली अनाउंस देयर डिसीजन टू क्लोज एन ऑपरेटिंग यूनिट एंड मेक अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिडंडेंट। सम ऑफ एम्प्लॉयज करंटली वर्किंग इन द यूनिट विल बी ट्रांसफर टू अदर ऑपरेटिंग यूनिट्स विद इन AL। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लोजर आर एज फॉलो। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि रिडंडेंसी कॉस्ट है, लेस टर्मिनेशन कॉस्ट है, उसके बाद रीलोकेटिंग ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज़ टू न्यू लोकेशन और रिस्ट्रेनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज़। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ से प्रोविजन बननी होती है? जब उसने अनाउंस कर दिया, ठीक है, कंपनी ने अनाउंस कर दिया, तो फिर रिडंडेंसी कॉस्ट और जो टर्मिनेशन कॉस्ट है, जाहिर सी बात है जब किसी एम्प्लॉय को निकाला जाएगा तो उसको टर्मिनेशन कॉस्ट कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कॉस्ट की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, रिडंडेंसी कॉस्ट और टर्मिनेशन कॉस्ट। 19 का हो जाएगा 1000, जो कि 800 प्लस 200 है, ये थाउजेंड्स में, अगर पूरा लिखें तो 1 मिलियन। आगे एमसी नंबर 20 में वो कह रहा है
On 1st October 2013, X Limited commenced drilling for oil in an undersea oil field. The extraction of oil caused damage to seabed, which has a restorative cost, with no discounting, of 10,000 per million barrels of oil extracted. X Limited extracted 250 million barrels of the oil in year ended 30 September. ठीक है, टोटल पर मिलियन बैरल के लिए कितना उसको कॉस्ट आ रहा था 10,000. ठीक है, टोटल उसने कितने एक्सट्रैक्ट किए हैं 250 मिलियन बैरल. ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 250 मिलियन बैरल उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं कंपनी ने, और 10,000 पर कॉस्ट आ रहा है एक बैरल का. $2.5 million. नेक्स्ट वगैरह X Limited is also required to dismantle the drilling equipment at the end of its 5-year license. This has been estimated cost of 30 million on 30 September 2018. X Limited cost of capital is 8%. तो cost of capital 8% है. ठीक है, और कॉस्ट लगेगी 30,000 कॉस्ट लगनी है. यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 30,000 कॉस्ट लगनी है, और 30 मिलियन सॉरी थाउजेंड्स में कहे हैं, तो 30,000 कॉस्ट. इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे. कैपिटल उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया 8%, 0.08. और कितने साल हैं 2013 से 18 तक. ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 13 ही 14 से लेके 14 के एंड से, तो 15, 16, 17 और 18 और 14 भी 5 साल डिस्काउंट करेंगे. ये आ जाएगा 20.4 मिलियन. इसका आ गया 20.4. आगे नेक्स्ट वगैरह and P1 has a present value of 68%. तो यहाँ पे हमने 5 साल डिस्काउंट किया था, 5 साल डिस्काउंट किया था, तो ये स्टार्ट ऑफ पीरियड या स्टार्ट ऑफ ईयर के आ रहे थे 20.4. अगर हम 4 साल डिस्काउंट करें ईयर एंड की, चूँकि हमें चाहिए तो ईयर एंड पे 4 साल अगर डिस्काउंट करें तो फिर आ रहा है 22.03. ठीक है, 22.03 मिलियन. ईयर एंड पे एक तो ये है जो उसने पूछा है कि प्रोविजन रिपोर्ट करनी है. व्हाट इज टोटल प्रोविजन विच एक्स लिमिटेड वुड रिपोर्ट इन इट्स फाइनेंशियल इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, 2014 ईयर एंड पे वो पूछ रहा है कि कितने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है. तो एक तो ये 22.03 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, और एक ऊपर से ये रिकॉर्ड करनी थी. ठीक हो गया, तो इनको प्लस कर लेंगे. 22 और 24.53 हो जाएगा. ठीक है, इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 24.53. यहाँ पे लिख देता हूँ 24.53 मिलियन. तो ये इसका आंसर हो जाएगा एमसीक्यू नंबर 20 का. तो अब इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. तो अल्लाह हाफिज़.